नमस्कार। आज हम स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 धूल पढ़ेंगे। धूल पाठ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1912 में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। रामविलास शर्मा जी ने अंग्रेजी से एमए किया था और ये अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। अंग्रेजी के इन प्राध्यापक ने हिंदी लेखन में जो अपना कौशल दिखाया है, जो अपनी महारत दिखाई है, उससे आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि जो कोई भी भाषा है जिसका हमें ज्ञान है, जो हम पढ़ रहे हैं या जिसमें हमने महारत हासिल की हुई है, उसके अतिरिक्त हमें दूसरे भाषा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी के प्राध्यापक रहते हुए शर्मा जी ने हिंदी में उत्कृष्ट लेखन किया हुआ है। इस उत्कृष्ट लेखन को आप धूल पाठ में आसानी से देख सकते हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। धूल। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है कि धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे हैं नर मेले, जो करत गात कनिया लगाए, धूरी ऐसे लरिकान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। फिर मेले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लरिकान की कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मेले जो करतगात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो वही उबकाई आने लगे। जो बचपन में धूल में खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। रहता है तो यह उसका दुर्भाग्य है। और क्या, यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजय लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत शर्मा जी ने बताया है कि सबसे सुंदर पंक्ति जो हिंदी जगत की है, हिंदी कविता की, वह पंक्ति है कि जिसके कारण से धूल भरे हीरे कहलाए। इस धूल भरे हीरे के संदर्भ में लेखक यहाँ कहता है कि जो लोग हीरे से प्रेम करते हैं, वह उसको चकाचौंध से युक्त साफ खरादा हुआ देखना पसंद करेंगे। वह उसकी चमक को देखना पसंद करेंगे और वह चाहेंगे कि हीरे का तराशा हुआ रूप उसे दिखाई दे। लेकिन जो धूल भरे हीरों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो उन्हें धूल भरे हीरे पसंद आते हैं, वह तथ्य बिल्कुल अलग है। इस संदर्भ में लेखक ने कहा है कि वास्तव में बालकृष्ण के मुंह पर जो छाई हुई मिट्टी दिखाई देती है, गोधूली दिखाई देती है, उस गोधूली के समक्ष नकली प्रसाधन सामग्री अर्थात सौंदर्य सामग्री, जिससे मानव अपने सौंदर्य को बढ़ाता है, अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए इस प्रसाधन सामग्री को वो लगाता है, मतलब मेकअप का सामान। इस मेकअप के सामान को चकाचौंध भरा हुआ लेखक यहाँ पर कहता है। वो बताता है कि
जो शिशु भोलानाथ है, जो छोटा सा बच्चा है, जिसे लेखक बाल कृष्ण कहता है, इसके मुंह पर जो धूल सनी हुई रहती है, जब बच्चा मिट्टी में खेलता है और उसके मुंह पर जो धूल सनी हुई होती है, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो उसको सौंदर्य को बढ़ाती है, बच्चे की सुंदरता को बढ़ाती है। उसके सामने नकली चलमे सितारे सब धुंधले पड़ जाते हैं। वर्तमान समय की सभ्यता को लेकर कहता है कि जो शहरी मानव होते हैं वे अपने बच्चों को धूल से दूर रहना सिखाते हैं। वह कहते हैं कि धूल में मत खेलो, अर्थात वह धूल से बच्चों के मन में घृणा भाव भरने का कार्य करते हैं। लेकिन इस धूल के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि जिन्होंने अपना जीवन धूल में बिताया है, बचपन धूल में खेलकर व्यतीत किया हुआ है, वह जवानी कैसे भी इस धूल से दूर नहीं रह सकती है। वे धूल के संसर्ग में रहते हैं, मिट्टी के संसर्ग में रहते हैं, और धूल में खेलने वाले इन बच्चों का जो जीवन है वह जवानी में अखाड़ों में बीतता है। अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है, वह तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई है, अर्थात अखाड़े में जो पहलवान होते हैं वे अपने शरीर पर तेल लगाते हैं, मट्ठे को पीते हैं, और यह जो मिट्टी है वह तेल और मट्ठे से सिंची हुई होती है, और इसमें वे अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को दिखाते हैं, अपनी कुश्ती को दिखाते हैं और अपने बल वृद्धि का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो वे यहाँ पर अपना जो प्रतियोगी प्रतिद्वंदी है उसको चारों खाने चित लेटाते हैं और विश्व विजय होने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो उनका ये जो विश्व विजेता का गौरव है, वह गौरव उन्हें इस अखाड़े की मिट्टी से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह मिट्टी ही उसके शरीर को बनाती है। यदि वह विचार करे, मान लीजिए कोई पहलवान है, यदि वह विचार करे कि वह अखाड़े में जो है तैयारी नहीं करेगा, मिट्टी से दूर रहेगा, अपने शरीर को मिट्टी से दूर रखने का प्रयास करेगा, तो वह कभी भी विश्व विजय नहीं बनेगा, अर्थात उसे सफलता नहीं मिलेगी। उसका यह जो शरीर मिट्टी से बना हुआ है वह संपूर्ण रूप से इस शरीर को मिट्टी के सुपुर्द कर देता है। उसके उपरांत ही वह प्रतियोगी को चारों खाने चित कर विश्व विजेता बनता है। आगे लेखक कहता है कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जिसके सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों का हम अपनी प्रिय वस्तु का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छुपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ान उड़ती चली जाती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपने कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ? यह कविता की विडंबना थी। और गांवों में जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पद की धूली है। नीच को धुरी सम्मान वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिरिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चुमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ की धूल को स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है? यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं।
धूल, धुली, धुली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य और धुली उसकी कविता है। धुली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका एक रंग है और रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाएं तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। किसान के हाथ, पैरों, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कहाँ से प्यार करते हैं? धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट प्रेम होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। आगे लेखक ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि शरीर और मिट्टी के संदर्भ में कई लोगों ने बहुत कुछ कहा है। इसकी असारता, इसकी समानता, असमानता पर कई बार देखा सुना जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन का जो सार तत्व है, उस सार तत्व के लिए मिट्टी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम इसे विभिन्न उपमानों में देखते हैं, किसी प्रकार का स्पर्श का, गंध का और रूप रंग का यह हमें बोध कराती है। धूल और मिट्टी के अंतर्गत लेखक अंतर मानता है और वो कहता है कि इन दोनों में अंतर है, धूल और मिट्टी में अंतर है, लेकिन वह उतना ही जितना शब्द और रस में होता है, देह और प्राण में होता है, चांद और चांदनी में होता है। तो चांद के साथ में चांदनी जुड़ी हुई, चांद के बगैर चांदनी नहीं होती है। देह में से यदि प्राण निकाल लिए जाए तो वह देह किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार से धूल और मिट्टी के अंतर को लेखक ने स्पष्ट किया है। लेखक ने धूल के संदर्भ में गोधूली उपमान को भी बताया है और कहा है कि यह जो गोधूली है, यह गोधूली गांव से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। इस धूल को हमने गोधूली के रूप में अर्थात मानवों ने अमर कर दिया है। चूँकि यह जो गोधूली है यह ग्रामीण अंचल से हमें प्राप्त हुआ है, यह विभिन्न स्वरूपों में हमें दिखाई देता है। सौंदर्य के रूप में हम देख सकते हैं गोधूली पर अनेक कवियों और लेखकों ने लिखा भी है, लेकिन लेखक कहते हैं लेखन की बात कोई और है। यह जो गोधूली शब्द है यह केवल गांवों की संपत्ति है, यह शहरों के हिस्सों में नहीं आती है। उन्होंने बताया कि एक पुस्तक विक्रेता ने गोधूली शब्द का प्रयोग जो है अपने एक निमंत्रण पत्र में, आमंत्रण पत्र में कर लिया। आपने देखा होगा कि किसी इन्विटेशन कार्ड में लिखा हुआ गोधूली बेला से, है ना, यह गोधूली बेला से सुनहरी रात तक के, यह निमंत्रण पत्र पे लिखा हुआ समय होता है। तो एक पुस्तक विक्रेता ने ठीक ऐसा ही किया कि निमंत्रण पत्र में जो है गोधूली बेला लिख दिया कि गोधूली बेला के समय पर आपका आगमन हो। तो यह समय था, इस समय में शाम 6 बजे 7 बजे से नहीं लिखा हुआ है गोधूली बेला से। अब लेखक ने कहा है कि लिख तो दिया, लेकिन विडंबना यह है कि शहर में गोधूली होती नहीं है। गोधूली जो है वह किसी भी रूप में हाथी और घोड़ों के पद संचालन से अर्थात उनके चलने से उड़ने वाली धूल को नहीं कहा जाता है। गोधूली वह धूली है जो गो अर्थात गाय, गोपाल अर्थात ग्वाला के चलने से उड़ती हुई जो धूल है उसे ही गोधूली कहा जाता है। अन्य किसी धूल को गोधूली नहीं कहा जाता है। आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश या संस्कृति में जब गायें शाम के समय पर जंगल से चरकर आती हैं तो उस समय पर उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली कहा जाता है। सुबह गायें जाती भी हैं तब गोधूली नहीं होती। गोधूली इसलिए नहीं होती कि सामान्य रूप से सुबह सुबह गायें चरने के लिए जब जाती है जंगल में तो वह सुबह का समय होता है। इस सुबह के समय में जल्दी यदि हम देखें तो ओस गिरती है, तो ओस के कारण थोड़ी सी नमी होती है, तो इस नमी के कारण उतनी तीव्र प्रवाह से यह गाय के चलने से गोधूली नहीं होती है अर्थात धूल नहीं उड़ती है। लेकिन दिन भर में यह ओस की जो बूंदे है उसकी नमी समाप्त हो गई होती है। शाम के समय पर जब गाय वापस आती हैं, उनके ग्वाले उनको वापस लेकर आते हैं, उनके पैरों से जो धूल उड़ती है तो उसे गोधूली कहा जाता है और उसी बेला को अर्थात उसी समय को गोधूली बेला
कहा गया है। तो इस प्रकार से लेखक ने गोधूली उपमान को यहाँ पर स्थापित कर विश्लेषित किया है, बताया है कि किस प्रकार से यह गोधूली महत्वपूर्ण है। और वहीं जो धूल है वह धूल किसी भी जमीन की हो वह कितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है कि उसे सती स्त्री अपने माथे से लगाती है, योद्धा अपने आंखों से लगाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण भी लेखक ने प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से कुछ सैनिकों ने अपनी भूमि पर लौटने के बाद में श्रद्धा से वहाँ की धूल को स्पर्श किया था, अर्थात अपने देश की मिट्टी को, अपने वतन की मिट्टी को सिर आंखों पर लगाना जो है किसी भी योद्धा, किसी भी सैनिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह जो क्रिया है यह धूल के सम्मान को दर्शाती है, उसकी विशेषता को दर्शाती है। तो धूल सम्मानीय है कि एक सैनिक उस या योद्धा अपने देश की वतन की मिट्टी को सर से लगा रहा है। लेकिन दूसरी ओर लेखक ने कहा है कि लेखक यह भी बता देना चाहता है कि धूल का जो अपमान है उसके प्रति जो हमारे मन में घृणा है वह इस हद तक के है कि हम नकारात्मक रूप में धूल संबंधी मुहावरों को अभी प्रयोग करते हैं, जैसे धूल चटाना, धूल झाड़ना आदि। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में हमें धूल के संदर्भ में उल्लेख मिलता है। उसके महत्व को हम जानते समझते, लेकिन यह नकारात्मक अधिक है, सकारात्मक नहीं है। लेखक ने इसी संदर्भ में बताया है कि हम जो नगरीय सभ्यता के लोग हैं वे इस धूल को यदि अपने माथे से न लगाएं तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। यह जो धूली भरे हीरे हैं यह वास्तव में लेखक जो बताना चाहता है वह है गांव के लोग, जिन्हें लेखक धूल भरे हीरे कहता है। वे अपना जीवन धूल में बिताते हैं और धूल का सम्मान करते हैं। वे धूल से हीन भावना नहीं रखते हैं, धूल से घृणा नहीं करते। लेकिन शहर के जो लोग होते हैं वह धूल से घृणा करते हैं, धूल की अवमानना करते हैं और धूल के प्रति उनका जो भाव होता है वह अच्छा नहीं होता है। वह हमें वहीं शहरी सभ्यता में दिखाई देता है जब माताएं अपने बच्चों को धूल से बचाती है और उनसे कहती है कि धूल में मत खेलो, धूल में मत जाओ। तो वे अपने आप में अपने इन बच्चों को धूल से घृणा करना सिखाती हैं। इसीलिए यह बच्चे धूल के संसर्ग से बचे रहना चाहते हैं और उसे पूर्ण रूप से वह सम्मान नहीं दे पाते हैं। लेखक ने कहा है कि जब ये धूली भरे हीरे अर्थात गांव के जो लोग हैं यह जब हमें बताएंगे अपना मूल्य, तब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हीरे वही है। और नगरीय सभ्यता के अर्थात हम जैसे जो लोग जो नगर में रह रहे हैं, चकाचौंध में रह रहे हैं, हीरे की जो चकाचौंध है वह सिर्फ चकाचौंध है जो हमें कांच के समान दिखाई देती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की मजबूती नहीं है। तो हम लेखक के दृष्टिकोण से नगरीय सभ्यता के लोग कांच के समान है। धूली भरे हीरे जो है वह ग्रामीण लोग हैं जिनकी हम अवहेलना करते हैं, जिन्हें हम हीन दृष्टि से देखते हैं, जिनसे हम घृणा करते हैं, उन्हें हम उचित मान सम्मान नहीं देते। अपितु लेखक के दृष्टिकोण से उन्हें उचित मान सम्मान मिलना चाहिए यदि वे अपनी वाले पर उतर आए। मान लीजिए ग्रामीण सभ्यता के इन लोगों ने कृषि करना जो ये करते हैं, जिनसे हमें सभी साधन संसाधन प्राप्त होते हैं, ये हमें अपनी उपज ना दे, हमें दूध, अनाज और सब्जियां इत्यादि नहीं उपलब्ध करवाएं या सिर्फ अपने लिए ही करें, तो हमारी स्थिति तो बहुत बुरी हो जाएगी। मतलब हम तो चकाचौंध में जी रहे हैं, हम कांच के समान हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनके आगे हमें झुकना ही होगा। इसीलिए लेखक ने कहा है कि हम इन्हें चाहे माथे से ना लगाएं, इन्हें बहुत अधिक प्रेम ना दें, लेकिन हमें अपने जीवन में इनका महत्व समझना चाहिए। यदि इन्होंने अपने अटूट होने का प्रमाण दिया तो ये एक ही चोट करेंगे। ग्रामीण जनमानस जो एक ही चोट हम पर करे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कांच हैं और हम कांच के समान बिखर जाएंगे, क्योंकि हीरे और कांच का भेद हमें उसी अवस्था में मालूम होगा कि वास्तव में वे हीरे हैं और हम कांच है। अर्थात यह जो धूली भरे हीरे हैं यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें इन्हें माथे से लगाना चाहिए। अर्थात हमें ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जन मानस का सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए और उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार से लेखक ने धूल के महत्व को बताया है। मैं आशा करती हूँ कि धूल के संसर्ग में रहना, उससे बचने का उपाय न करना और उसके महत्व को समझना अब आप जान गए होंगे और आगे आप अपने जीवन में इस प्रेरणा को भी प्राप्त करेंगे कि आप धूल के संसर्ग से बचेंगे नहीं, उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, ग्रामीण लोगों का आप विशेष सम्मान करेंगे और उनके प्रति कृतार्थ भी होंगे। उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के लिए उन्हें आप उचित सम्मान देंगे। नमस्कार।